नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर वीरगाथा काल यानी कि देश भाषा काव्य पर आधारित प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत किन किन चीज़ों का वर्णन किया है या फिर किन किन रचनाओं को केंद्र में रखा है जो कि हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसके बहाने हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को भी पढ़ेंगे और साथ में उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि थंबनेल बनाते वक्त मैं सभी परीक्षाओं के नामों को नहीं लिख सकता हूं क्योंकि जगह कम बचती है। इसलिए जो मुख्य परीक्षाएं हैं जो कि हम देखें हिंदी विषय की रीढ़ है, खासतौर से यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं, साथ में जो भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं हैं। तो मोटे तौर पर मैं ये मानकर चलता हूं कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं उनके लिए हमारे सभी लेक्चर्स उपयोगी साबित हो रहे होंगे। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को जरूर अपने पास प्रिंट करके रखिए और उसे मिलाकर सभी वीडियोज देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी विषयों को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हो रहे हैं वो सभी जो भी विषय हैं या फिर टॉपिक्स हैं वो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बिना किसी भ्रम के ऐसे प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको निसंदेह बहुत ही आनंद आएगा और लगेगा कि नहीं पढ़ाई करनी है तो इसी तरीके से करनी चाहिए। तो चलते हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि देखिए टाइपिंग में इसको मैंने बहुत हटाने का प्रयास किया, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकली तौर पर मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। बहुत हटाने का प्रयास किया, नहीं हटाइए। तो दूसरे सवाल को आप अपने दिमाग में पहला ही मानकर चलिए, ठीक है। बल्कि दूसरे को दूसरा ही मानकर चलिए। फिर चलते हैं, बात करते हैं सवाल के ऊपर। सवाल पूछा गया कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन आदिकाल के किस प्रकरण में है? देखिए यहाँ पर सवाल सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था, लेकिन एक कथन के माध्यम से इस सवाल को बनाया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस प्रकरण में कही है? ऑप्शन दिया गया है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो आप तुरंत दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि हमने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को कहीं कहीं जरूर पढ़ा है, लेकिन यहाँ प्रकरणों का खेल है। तो किसमें होगा? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, प्रकरण 2 के एकदम अंत में इस बात को कहा गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इसके लिए वे किन छंदों का प्रयोग करते थे? यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को आधार बनाते हुए हमारी कोशिश है कि आप देखें कि जो वीर गाथा काल है यानी कि देश भाषा काव्य रचे गए हैं उनमें जो प्रवृत्तियां खासतौर से उभर कर आई हैं कि राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के आधार पर किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इन सभी चीजों को करने के लिए जो उस समय के कवि थे वो किन छंदों का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो यहां पर सवाल के ऑप्शन में दिया गया है कि दोहा छंद, छप्पय, वीर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो किन छंदों का प्रयोग करते थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जब कवि नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम, प्रताप का वर्णन करते थे तो ज्यादातर इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया, और वीरता के लिए इन्होंने कई जगहों पर छप्पय छंद का भी प्रयोग किया हुआ है। यानी कि ये दोनों जो छंद हैं मुख्य तौर पर वीर गाथात्मक रचनाओं में पाए जाते हैं। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि छप्पय का अजायब घर या फिर बादशाह किसको कहा जाता है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने कहीं जरूर इसको पढ़ा है। हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो कमेंट्स कर बता भी देंगे कि किसके लिए कहा गया कि फला छप्पय का बादशाह, या फिर उनकी जो रचना है छप्पय की अजायब घर है। इस टाइप से भी आपने कथन पढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो आदिकाल है, आदिकाल में ही नीति, श्रृंगार और वीर तीन तरीके की प्रवृत्तियां प्रचलित थी, जो आगे चलकर एक कालखंड में ही बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो आदिकाल में ही नीति परक कविताएं लिखी जा रही थी, श्रृंगार परक कविताएं लिखी जा रही थी, वीर परक कविताएं लिखी जा रही थी, और भक्ति परक भी कविताएं लिखी गई। ठीक है ना। तो शुरुआती दौर में ही कुछ न कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू कर दिया था, जो कि आगे चलकर आप देखेंगे कि रीतिकाल के रूप में और भक्ति काल के रूप में कालखंड ही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और वीर प्रवृत्तियों पर आधारित जो पहला कालखंड है वही है। तो ये किन छंदों में सारी रचनाएं लिखी जा रही थी? दोहा और छप्पय में। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। यह किसका कथन है? यहां पर बताया जा रहा है कि रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है, इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया है। जो ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन किया जाता है, तो एक तरीके से ये परंपरा चली आ रही थी। तो शुरुआती जो हमारा कालखंड है, यानी कि जिसको हम प्रारंभिक काल कह रहे हैं, इसी के आधार पर वीर गाथा काल कहा। किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया राहुल साकृत्यायन, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो देखिए हमने तो पहले से ही बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर तो आप इसका सही जवाब दे देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन आप अपने दूसरे मन में या दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि जब फाइनल एग्जाम आएगा तो वहां पर हम नहीं लड़खड़ाएंगे, आराम से इसको टिक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे या गोला रन देंगे। ठीक है, तो वीर गाथा काल, एक चीज आप देख रहे हैं कि जब आदिकाल आप पढ़ेंगे तो घूम फिर कर शब्द प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, आदिकाल आता है। ठीक है, तो प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु से जोड़ लिया जाता है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कई जगहों पे आदिकाल शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जोर नहीं दिया, और यहीं से की पॉइंट मानते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को आदिकाल कह दिया। तो कई बार जब आप विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में विस्तार से पढ़ेंगे, कक्षाओं में जब पढ़ते हैं, तो आपके टीचर्स ने कई बार इसका जिक्र किया भी होगा। नहीं किया होगा तो जब आदिकाल वो पढ़ाएं तो एक बार जरूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, या फिर जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने कई जगहों पे सुझाव दिया है और उसी सुझाव को कई लोगों ने मान लिया। जैसे आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो रीतिकाल के बारे में उन्होंने कहा कि इसको श्रृंगार काल कहा जा सकता है। तो एक आलोचक इसको कैच कर लेते हैं और फिर नाम ही दे देते हैं। वो कौन आलोचक है आपके मन में आ गया होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा स्पेस आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो सुझाव तो दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और नामकरण कौन कर दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हर जगह की पॉइंट खोज कर शुक्ल जी दे चुके हैं, चाहे कोई भी इतिहास उनका कोई कालखंड पढ़िए। ठीक है ना। आगे चलकर इन्हीं की बातों को लोग अपनी बात बनाते हुए कुछ हल्का फुल्का उसमें अंतर करते हुए खुद का नामकरण दे दिए। जिस मैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात कर रहा था, उन्होंने खुद इसको वीर काल कहा है। क्या अंतर है? वीर गाथा काल कहें चाहे वीर काल का कहें, लगभग आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता है। लेकिन
यही सारे तथ्य हमारे लिए परीक्षाओं में कई बार सिर दर्द बनकर उभर जाते हैं। तो मोटे तौर पर आपने समझ लिया कि कहां से प्रश्न उठते हैं और कैसे उसको हमें टैकल करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, बड़ा ही क्रिएटिव ढंग का प्रश्न पूछा गया कि उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भूभाग की तरफ संकेत किया है? यहां पर देखिए एक शब्द और आ गया जिसके आधार पर लोगों ने इसको चारण काल भी कहा। ठीक है, हालांकि चारण काल शुक्ल जी से पहले भी व्यक्ति ने बोल दिया था, ग्रियर्सन ने। ठीक है ना, तो हो सकता है कि चारण वहीं से शुक्ल जी ने ग्रहण किया हो। तो इस वाक्य में ये जो प्रश्न पूछा गया कि उधर की भाषा एक शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस क्षेत्र की चर्चा की है? ऑप्शन दिया गया पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक, तो जब आप देखेंगे इतिहास ग्रंथ तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पश्चिमी जो भूभाग है उसी तरफ, यानी कि अगर आप भारत का मैप बना लें टूटा फूटा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि पश्चिमी जो भूभाग है वो किधर के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने ऐसे बना दिया है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, मैप को इंडिकेशन के लिए मैंने बनाया। तो पश्चिमी भूभाग, ठीक, अगर हम देख लें तो ये पश्चिमी भूभाग है, यानी राजस्थान का जो इलाका उसी तरफ ज्यादातर आप देखेंगे कि वीरगाथ जो हमारा आदिकाल है इसी एरिया में है ज्यादातर। आदिकाल जितने भी आप देखेंगे रासो काव्य हैं, वीरगाथात्मक जो रचनाएं लिखी गई हैं, ज्यादातर इसी हिस्से की लिखी गई। तो सही जवाब क्या हो गया? पश्चिमी भूभाग की तरफ संकेत किया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। यह किसका कथन है? यानी कि जब से हिंदी साहित्य का उदय होता है तो वो बहुत सुखद स्थिति में इसका उदय नहीं हुआ है, बल्कि वो जो समय है वो लड़ाई भिड़ाई का, यानी कि युद्ध का समय, आक्रमणों का दौर था। जब हिंदी साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ, उसका जो प्रारंभिक दौर था, उस समय वीरता के गौरव का समय था और इसके अतिरिक्त सारी बातें पीछे पड़ गई थी, चाहे वो नीति की बात हो, चाहे वो श्रृंगार की बात हो, चाहे वो भक्ति की बात हो, ये सब चीजें क्या हो गई थी? गौण हो गई थी। ठीक, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन में और नाम दिए गए थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विग्रह राज चतुर्थ जिसको आधार बनाकर एक रासो ग्रंथ लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए प्रश्न देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रश्न है। अच्छे अच्छे विद्यार्थी तैयारी करने वाले इसको लेके परेशान हो सकते हैं। विग्रह राज चतुर्थ पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसका नाम है, ठीक है, तभी पता चल जाएगा तुरंत कि इसके आधार पर कौन सा रासो ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन दिया गया परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, विशल देव रासो। यानी कि विशल देव का जो असली नाम था विग्रह राज चतुर्थ था, ठीक है, उपनाम इनका क्या था? विशल देव। इन्हीं को आधार बनाते हुए एक कवि है। अब वो कौन कवि है आपके दिमाग में तुरंत आना शुरू हो गया होगा। प्लीज मतलब इस बात को आपको निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो ये मानकर चल रहे हैं कि आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग अगर इधर उधर भटक भी रहा है तो कंसंट्रेट हो जाए। नरपति नाग ने विशल देव रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा। इसमें विशल देव का जो वास्तविक नाम है विग्रह राज चतुर्थ, ध्यान में रखिए चतुर्थ है, ठीक है ना। ऑप्शन में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि विशल देव उपनाम किसका है, तो विग्रह राज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से भी आ सकता है। तो जो भी विद्यार्थी यहां तक इस प्रश्न अभ्यास को देख रहे हैं वो आगे तो कभी नहीं गलती करेंगे। विग्रह राज के पिताजी का भी नाम हो सकता है कई बार पूछा जा सके, इनका नाम था आना। इन्हीं के नाम पर विग्रह राज चतुर्थ ने एक
आना सागर नाम से एक स्थल भी बनवाया था। ठीक है ना। तो हो सकता है कि कभी पूछा जाए, अभी तक तो कम ही चांस है कि परीक्षाओं में यह आ जाए, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है। ठीक। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल या देश भाषा काव्य का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ के किस प्रकरण में किया है? मैंने बहुत जोर देकर कई बार अलग अलग वीडियोज में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को कैसे पढ़ें, किन किन प्रकरणों में क्या क्या बटा हुआ है, बहुत बार बता चुके हैं हम। लेकिन देखिए प्रश्न के रूप में यहां पर आ गया कि जिस आधार को बनाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है, आखिरकार वो किस प्रकरण में? ऑप्शन दिया गया है प्रकरण 1, 2, 3, 4। तो वीर गाथा काल यानी देश भाषा काव्य का उल्लेख प्रकरण 3 के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यानी कि प्रकरण 1 में कुछ और बात है, प्रकरण 2 में बता चुका हूं मैं कि क्या क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी है। और प्रकरण 3 में यानी हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि वीर गाथा काल या देश भाषा काव्य, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, पढ़ते वक्त आपको सारी चीजें नहीं नोट करनी है, जो आपको नहीं आता है या फिर पहली बार सुन रहे हैं उसी को नोट कीजिए, जिससे कि आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। ठीक। तो वीर गाथा काल और देश भाषा काव्य का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया प्रकरण 3 के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को कितने रूपों में विभाजित किया है? जब आप सीरियसली पढ़ेंगे इनकी पुस्तक को तब पता चल जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में लिखे गए जो भी ग्रंथ हैं उनका मूल्यांकन करते हुए बताया है कि कितने रूपों में। उन्होंने लिखा है कि 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन तो दिया गया कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, फुटकल काव्य, उपरोक्त में से एक से अधिक। जब मैंने 2 बता दिया तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि भाई इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लेकिन वो 2 कौन है? उन्होंने उन्होंने लिखा है कि वीर गाथा काल के जो रचनाएं हैं या फिर काव्य हैं वो एक तो प्रबंध काव्य के रूप में है, दूसरे मुक्तक काव्य के रूप में। ठीक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। फुटकल काव्य की भी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, जिसकी चर्चा हम खुद अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक। लेकिन आपको इस प्रश्न के माध्यम से यह चीज जरूर ध्यान में रखना है कि वीर गाथा काल में यानी कि आदिकाल में ज्यादातर रचनाएं प्रबंध में लिखी जा रही थी। प्रबंध को ही हम क्या बोलते हैं? महाकाव्य बोलते हैं। ठीक है। और मुक्तक, मुक्तक अलग ढंग की रचना है। ठीक है। तो 2 ही तरीके की रचनाएं आदिकाल में लिखी जा रही थी। अगला प्रश्न है, इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। निम्नलिखित कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के किस कालखंड के संदर्भ में है? यहां पर बताया जा रहा है कि इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, लेकिन गौण रूप में। प्रधान क्या था? वीर रस था। श्रृंगार केवल सहायक के तौर पर था। तो ये स्टोरी जब आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल के बारे में बात कही जा रही। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, आदिकाल। लेकिन जिस दिन खराब दिन रहता है, आपका लक ठीक नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्न भी क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं, रंगने में गलत हो जाते हैं। कोई श्रृंगार को देखा झटके से और पूरा नहीं पढ़ा, तुरंत रीतिकाल लगा के आराम से बैठा हुआ है। बाद में पता चला कि ये तो प्रश्न ही पढ़ने में क्या हो गया? गलती हो गई या फिर मिस्टेक हो गया, जिसको परीक्षार्थी बार बार पश्चाताप करते हैं और फिर कोई मौका ही नहीं है। तो देखिए इसीलिए मैंने इस प्रश्न को जानबूझ कर रखा है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। ठीक है। तो आप लोग अपना मानते हुए इन प्रश्नों को खुद आत्मसात कीजिए और सही उत्तर को देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा परक रचनाओं का कारण मानते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा परक रचनाओं का कारण मानते हैं। क्या कारण मानते हैं? ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक कारण, रूपवती स्त्री, जनता के लोकहित, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बीपीएससी ट्री का एग्जाम दे रहे हैं।
क्योंकि थंबनेल में मैं सारी परीक्षाओं को नहीं लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अगर डीएसएसबी के भी बच्चे हैं तो भी वो भी देखें, क्योंकि सिलेबस पर मैंने चर्चा कर ली। हर सिलेबस को आप अपने पास रखिए, जिसमें भी आप फाइटिंग करने जा रहे हैं या फिर अभ्यर्थी के तौर पर हैं, उनको अपने पास रखिए। उम्मीद है कि ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट है वो आपके काम में आएगी। देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा परक रचनाओं का कारण क्या मानते हैं। उन्होंने कारण भी बताया है कि आखिरकार वीर गाथा पर आधारित रचनाएं क्यों लिखी जा रही थी, उनका कारण क्या था। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन क्या है, सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन है। पहला कारण उन्होंने माना है कि राजनीतिक कारण, मतलब कि क्षेत्र विस्तार को लेके, अपने शक्ति को लेकर एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था और युद्ध करता था, यानी कि यह राजनीतिक कारण था। दूसरे कई युद्ध हुए हैं, रूपवती स्त्री को लेकर भी युद्ध हुए हैं। ये दो कारणों की खोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक रचनाओं में खोजी है, यानी कि देखी है। तो आप देखेंगे कि वर्तमान समय में ये भी चीजें प्रासंगिक ही हैं। ठीक है, केवल आदिकाल में सब नहीं था, बल्कि आज भी आप देखेंगे लड़ाई युद्ध का अगर कोई कारण होता है तो या तो राजनीतिक कारण है या फिर ये दूसरा ऑप्शन भी है। आप अपने कॉलेज स्कूलों के दिनों को याद कीजिए, कितनी बार आप लोगों के सिर फूटे होंगे। ठीक है, तो क्या आदिकाल खत्म हो चुका है, यानी वीरगाथा काल खत्म हो चुका है, या फिर है भी। समय के दृष्टिकोण से देखें, परिवेश के दृष्टिकोण से देखें तो खत्म हो गया है, लेकिन कई लोगों के जीवन में अभी ये चल रहा है। ठीक है ना। तक देखिए मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप समझ जाएं कि जो वीरगाथा परक रचनाएं थी वो दो कारणों से ज्यादातर लिखी गई। एक तो राजनीतिक कारण से लिखी गई, ठीक, और दूसरे की जो राजा है वो रूपवती स्त्री को पाने के लिए भी युद्ध करते थे, ये भी एक कारण रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि आदिकाल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, उनको संपत्ति के रूप में देखा जाता था। ठीक है ना। तो ये चीज है, जब आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे तो पहले ही पेज पे पूरा कारण बता दिया गया है। हम तो पढ़ रहे हैं शुक्ल जी को। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न जब परीक्षाओं में आते हैं और देखने में छोटे से नजर आते हैं तो फिर वही दुआ आता है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बार बार हम परेशान होते हैं कि इतने वन लाइनर किताबें हमने पढ़ी और ये क्या पूछ दिया कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है। ऑप्शन दिया गया संदेश रासक, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। तो रासो ग्रंथ तो कोई है जो कि वीर गीत में लिखा गया है। अच्छा, वीर गीत को बोलते हैं बैलेट्स, ये भी आप इसको नोट कर लीजिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बैलेट्स। आपने पढ़ा होगा लिरिकल बैलेट्स, और हमारे जो विद्यार्थी हैं रेगुलर जो हैं वो जरूर इसको बता भी देंगे कि ये किसकी रचना है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स किसकी रचना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो वीर गीत को हम बोलते हैं बैलेट्स। तो कौन सी ये पुस्तक है, सही जवाब है ऑप्शन बी, विशल देव रासो को वीर गीत के ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बल्कि आप अगर कॉपी पेन रखे हो तो नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है उसका नाम है। ठीक वैसा ही प्रश्न है कि वीर गीत में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है और साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है उसका नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया हमीर रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। आपका दिमाग थोड़ा बढ़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, यानी प्रबंध आप देख रहे हैं महाकाव्य के रूप में। जब आप प्रबंध को समझ जाएंगे तो 50-50 में आप जरूर इसका सही जवाब बता देंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हालांकि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी बताया है, और आप लोग जहां रेगुलर विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि जहां से डिग्री आपको मिलती होगी, वहां के भी टीचर्स आपको बताए होंगे, और यहाँ पर तो आप पढ़ते ही हैं। और कई बार आपके मन में आता है कि जब उन्होंने जाली ग्रंथ कहा है तो कैसे प्रथम महाकाव्य है या फिर साहित्यिक प्रबंध के रूप में प्राचीन ग्रंथ है। तो ये शैली के दृष्टिकोण से जो महाकाव्य के लक्षण है उसके आधार पर
इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भाषा के दृष्टिकोण से, शैली के दृष्टिकोण से माना जाता है। प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से क्या है, जाली है, ठीक है। और जाली चीजें तो आप समझते हैं। तो साहित्य में इतिहास और कल्पना को लेकर हमेशा द्वंद्व रहा है। कुछ चीजें ज्यादा काल्पनिक होती हैं, कुछ चीजें इतिहास को आधार बनाते हुए काल्पनिक होती हैं। तो पृथ्वीराज रासो को लेकर जो 3 ग्रुप बने हैं कि प्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है या फिर अप्रामाणिक है, अलग अलग विद्वानों ने कहा भी है। लेकिन यहां देखिए प्रश्न अगर मान लीजिए ये आ जाता है कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है उसका नाम क्या है, तो पृथ्वीराज रासो होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिकालीन रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही है। ये देखिए नए ढंग का प्रश्न है। आज अब उम्मीद है कि आगे इसी टाइप के कुछ प्रश्न आते रहेंगे। अब वो जमाना चला गया, ठीक है। तो इसका जो रचना मैं बताऊं कि कौन सी है, कि आदिकाल की कौन सी ऐसी रचना जो कई 100 वर्षों से बराबर गाई जाती रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने पढ़ा है परमाल रासो। ऑप्शन विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश रासो सब दिया है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो गया, परमाल रासो। परमाल रासो को दूसरा इसका जो नाम है आप जानते हैं कि इसको आल्हा खंड भी कहते हैं, और ये आल्हा और उदल नाम के जो 2 वीर हैं उनके ऊपर ये आधारित है। इसको गाया जाता है और एक खास समाज इसको पहले गाता था, जिसको कि मैं कहूं नट समाज। कई बार हमारे गांव में भी वो गाने आता था। धीरे धीरे ये परंपराएं खत्म सी हो चुकी हैं, जिस पर कि शोध करना चाहिए आप लोगों को, क्या अभी ये प्रथा है कि नहीं है। तो आल्हा गाया जाता था, ठीक है, और ये खास महीने में गाया जाता था। आपको दूसरा होमवर्क मैं दे रहा हूं कि आल्हा खंड किस महीने में, इसकी शुरुआत किस महीने से होती थी या फिर गाया जाता था, या फिर महीने मत बताइए, किस ऋतु में। अब तो आप जान ही गए होंगे, मैं लिख देता हूं कि इसको वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार किस रासो काव्य के आधार पर दिया है। देखिए मैं ऊपर के प्रश्न पर थोड़ा सा एक बार और आपको इंडिकेशन करूंगा कि देखिए ये प्रश्न पूछा गया है घुमाकर, लेकिन अगर आप तथ्यों को ठीक से पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप बता देंगे परमाल रासो आला खान। पहले ये पूछा जाता था कि परमाल रासो किसकी रचना है, आला खंड किसको कहा जाता है, जगनी की कौन सी रचना है। लेकिन देखिए अब यहां से थोड़ा सा ये नए ढंग का क्वेश्चन आपको दिखा होगा। अच्छा देखिए यहां पर जो ये सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन दिया गया या फिर विचार दिया गया कि वे लिखते हैं कि अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। रासो शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। उसमें रामचंद्र शुक्ल का भी नाम आता है। उन्होंने रसायन से रासो बता दिया कि हुआ है, ठीक है ना। आप जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने रासक शब्द का प्रयोग किया कि रासक से क्या हुआ, रासो हुआ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रसायन से क्या हो गया है, रासो हो गया है। लेकिन देखिए सवाल अब दूसरे हिसाब से हमने चेंज कर दिया। किस रासो काव्य के आधार पर ये बात उन्होंने कही है। एक रासो काव्य है जिसमें बार बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि बारंबार प्रयोग हुआ है। तो कौन सी रचना है? ऑप्शन दिया गया है खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। विकल्प तो वही है, उत्तर यहाँ पर बदल जा रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विशल देव रासो में बारंबार रसायन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हो सकता है कि रसायन से धीरे धीरे रासो हो गया है। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि नरपति नाल कवि किसका समकालीन था। नरपति नाल जो कवि हैं किसके समकालीन थे? ऑप्शन दिया गया है रावल खुमान, विग्रह राज चतुर्थ उपनाम घिसल देव, राजा भोज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए बीपीएससी वाला ट्रेंड यहां पर नहीं चलेगा, ठीक। अब यहां पर जो ट्रेंड है हमको बताना है कि नरपति नाल किस कवि जो है किसका समकालीन है, यानी किसके दरबार में रहा करते थे। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विग्रह राज चतुर्थ उर्फ या उपनाम भिसल देव। और इसीलिए इन्होंने भिसल देव रासो नाम से रचना भी लिखी हुई है। तो ये भी आप समझ गए। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, देखते हैं आप लोग कहां तक दिमाग दौड़ा लेते हैं इसमें।
पंक्ति दी गई है, 1272 मझारी, जैठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। देखिए यहाँ पर रसायन शब्द आ गया और नाल आ गया तो तुरंत आप बता देंगे कि ये पंक्ति कहां से ली गई है, विशल देव रासो से ली गई। ये तो कंफर्म हो गया एकदम। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया कि जो इसमें 1272 आया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? 1272 का अर्थ क्या है? इसमें ऑप्शन दिया गया है 1272, 1212, 7212, 7212 यानी, या फिर 172। तो कुल मिलाकर ऑप्शंस को कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप देखेंगे बहुत कम प्रैक्टिस सेट में ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी लाइन बाय लाइन पढ़ें। 1272 का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सही जवाब इसका ऑप्शन बी 1212। इसको आप इंपॉर्टेंट करके अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। हो सकता है कि जल्दीबाजी में बहुत सारे विद्यार्थी आप एग्जाम में जाएंगे लगभग से 60 से 70 जो नहीं पढ़कर गए, जो इधर उधर के प्रैक्टिस सेट्स या फिर नोट्स खरीद कर अपना पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही बहुत पहले बताया था कि नोट्स अधूरे होते हैं। जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसमें भी संपूर्णता हो, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए, सीखने की ललक के रूप में आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप मंजिल तक आराम से पहुंच पाएंगे। तो 1212 को ही 12 से 72 कहा गया, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि विशल देव रासो के संदर्भ में असत्य है। इसमें 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। विग्रह राज चतुर्थ का उपनाम विशल देव है। यह श्रृंगार ग्रंथ है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। देखने में प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन इसके जो विकल्प है एकदम से आपके सब्जेक्टिव तथ्य जब क्लियर होंगे तब आप आराम से इसको बता देंगे। तो विशल देव रासो, सही बात है कि इसमें 4 खंड है, ध्यान में रख लीजिए। ये हो सकता है आगे कभी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है, यह भी क्या है, सही है। और आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में ही लिखा गया कि ये 100 पृष्ठों का क्या है, ग्रंथ है। 100 पृष्ठों में लिखा गया और 100 पृष्ठों में ही 2000 चरण है। ये भी मतलब हमें ध्यान में रखने वाली बात है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया कि विग्रह राज चतुर्थ का उपनाम विशल देव, ये भी क्या है, सही। यहां पर पूछा गया कि यह श्रृंगार ग्रंथ है। क्या हो गया यहाँ पर, यह श्रृंगार ग्रंथ नहीं है बल्कि क्या है, वीर गीत पर आधारित ग्रंथ है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर पहले ही कर ली है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे और अब आपके मन से धीरे धीरे डर खत्म होने लग रहा होगा कि हम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिए हैं तो बाकी किसी भी किताब को पढ़ लेंगे। मैं क्यों जोर देता हूं, क्योंकि कोई भी आप किताब पढ़ेंगे आगे, चाहे वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ें, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ें, रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी का पढ़ें, या फिर नगेंद्र का पढ़ें, शुक्ल जी बीच में आ ही जाते हैं। उनको दरकिनार करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्यों ना हम बेस को मजबूत कर लें और साथ में पैरेलल उनको भी पढ़ेंगे। अभी आने वाला है आपके हिंदी आलोचना पर मैं बच्चन सिंह पर बहुत ही अच्छा मैटर तैयार किया हूं, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा, इसलिए आप लोग जुड़िए प्लीज। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, विशल देव रासो की कथा वस्तु के संदर्भ में असत्य है। विशल देव रासो पर आधारित यह प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया और पूछा गया कि कथा वस्तु के संदर्भ में कौन सी बात असत्य है, यानी कि गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 खंडों में है, तो चारों खंड यहाँ दिया गया है। पहला खंड क्या है, मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि विशल देव की जो नायिका है वो राजमती से सांभर के विशल देव का विवाह होना है। पहले खंड में यह बात कही गई है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे थे ना, ऊपर में मैंने बताया रूपवती स्त्री, ये जो राजमती है सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि क्या है, रूपवती है। इसका विवाह होना था विशल देव से। दूसरे खंड में क्या बात कही गई, विशल देव का राजमती से रूठकर बिहार की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। ये दूसरे खंड में बात कही गई कि विशल देव का राजमती से रूठकर, यानी राजमती से रूठकर ये कहां चले जाते हैं, हमें बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। अभी आप अपने दिमाग में रखिए।
तीसरा खंड है कि राजमती का विरह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। तो अब आपको लग गया होगा कि जो दूसरा खंड है इसमें बिहार की जगह पे क्या होना चाहिए था, उड़ीसा होना चाहिए। तो हमने जानबूझकर रख दिया है क्योंकि बिहार और उड़ीसा पड़ोसी राज्य के तौर पर भी देख सकते हैं आप, कुछ न कुछ बॉर्डर्स मिलते भी हैं, या पहले तो ये सब एक ही थे, बाद में विभाजन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उड़ीसा होना चाहिए था, ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन बिहार की वजह से यहाँ पर गलत हो गया। भले विशल देव राजमती से रूट कर उड़ीसा चला गया, लेकिन वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस चीज की वजह से वापस बिहार की तरफ आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड मतलब शुरू हुआ है, इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। खंड 3 में का बोला गया कि राजमती का विरह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। ये बात क्या है, सही है। तो अब तो सारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें, सत्य है। असत्य जो था उसको हमने पहले ही खोज लिया है। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि आप विशल देव की जो कथा वस्तु है उसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया, हो सकता है कि यहाँ पर और कुछ चेंज कर दिया जाए, या फिर इन सभी विकल्पों में से कुछ बदलाव हो सकता है। अगला प्रश्न है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार किस रासो काव्य के लिए दिया है? यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक है। यह विचार किस काव्य के संदर्भ में है शुक्ल जी का? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, हुमायूं रासो। इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। यानी आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो पे अभी हमने चर्चा नहीं की है, अगले प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उसके पहले विशल देव रासो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जिन भी किताबों को पढ़ें, विशल देव रासो से जो भी आपको तथ्य मिल रहे हैं उनको गंभीरता से लीजिए। विशल देव रासो, जैसा कि मैंने बताया कि ये वीर गीत पर आधारित है। इसी तरीके से आप पढ़े होंगे कि आदिकाल में रासो काव्य के अंतर्गत ये एक रचना है जिसमें सबसे पहले 12 मासा पद्धति पर वर्णन किया गया है। हालांकि जब 12 मासा पद्धति का जिक्र हम करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत पद्मावत आता है, लेकिन उसके पहले 12 मासा पद्धति को अपनाया जा चुका है। आज का ये तीसरा होमवर्क है। इसको आप कमेंट्स कर बताइए कि कौन सी रचना है जिसमें सबसे पहले 12 मासा पद्धति या वर्णन को अपनाया गया। तो ये देखिए, शुक्ल जी ने कहा कि विशल देव रासो क्या है, घटनात्मक नहीं है बल्कि क्या है, वर्णनात्मक है। अगला प्रश्न है, डिंगल पिंगल क्या है? आदिकाल आप पढ़ेंगे तो डिंगल पिंगल का नाम आता है। तो ये डिंगल पिंगल तो वर्तमान समय में आप देखेंगे कई लोगों के नाम भी होते हैं, लेकिन आखिरकार ये सही मायने में क्या है? तो ऑप्शन दिया गया कि भाषा है, रचना है, वाद्य यंत्र है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है डिंगल पिंगल? तो जैसा कि आप जानते हैं आदिकाल में आप डिंगल को पढ़ते हैं भाषा के तौर पर। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक, या फिर इसको हम यहाँ पर शैली भी कर सकते हैं, भाषा शैली है ये। डिंगल जिसमें माना जाता है कि राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग किया गया, या फिर अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। और जो पिंगल है, अच्छा डिंगल की बात मानी जाती है कि इसमें वीर रस की रचनाएं ज्यादातर होती हैं और ये थोड़ी कठोर होती है, इसमें कर्कशता भी होती है। पिंगल क्या है कि इसमें ब्रज मिश्रित अपभ्रंश का मिश्रण किया गया है और इसमें क्या है, ज्यादातर कोमलता है। ठीक, तो इसमें श्रृंगार की रचनाएं मिल जाती हैं। तो खैर, मेन उद्देश्य यह था कि डिंगल पिंगल अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दें कि ये भाषा शैली के रूप में आदिकाल में प्रयोग किया जाता है और किन किन भाषाओं का मिश्रण है हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक, तो आज हमने कुल 20 प्रश्नों पर चर्चा की। देखने में ये 20 प्रश्न थे, लेकिन सही मायने में एक दूसरे से बढ़कर कहें तो 20, कोई प्रश्न 19 नहीं, यानी कि एक से एक प्रश्न यहाँ पर थे। और मेरी यही कोशिश थी कि धीरे धीरे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को समझते हुए और अभ्यास करते हुए आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप सभी इसमें सहयोग कीजिए प्लीज, मतलब इस चैनल से जुड़िए और लोगों के से बताइए भी इसके बारे में। तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।